परवेज? ओ लाइट जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic we are going to discuss is issues in adolescent health, और उसमें जो मेन सब टॉपिक्स हैं वो 3 हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज एडोलेसेंट हेल्थ, के जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका ख्याल रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज, एंड थर्ड वन वी विल डिस्कस ईटिंग डिसऑर्डर। अब स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंट हेल्थ के साथ। Adolescence is a critical juncture in the adoption of behaviors that are relevant to health. Many of the behaviors that are linked to poor health habits and early death in adults begin during adolescence. अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये वो एज जिंदगी का उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें आप अपना एक बिहेवियर पैटर्न बना लेते हैं। तो वो बिहेवियर पैटर्न अगर हेल्दी लाइफस्टाइल पे बेस्ड है और आपकी हैबिट्स जो है वो हेल्दी है, यानी उसमें पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने अपने बिहेवियर पैटर्न जो है वो अनहेल्दी फूड वाला बनाया हुआ है और अनहेल्दी हैबिट्स है आपकी, तो ऑब्वियसली आप अपनी सेहत और अपनी जिंदगी को जो है वो उसके लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं, और वही अर्ली डेथ का बायस भी बनती है। अब वो बिहेवियर पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? हेल्दी फूड में क्या आता है कि आप बस खाई जा रहे हैं बाहर का खाना और घर का हेल्दी फूड जब वो नहीं खा रहे, तो ऑब्वियसली वो आपकी सेहत पर भी असरअंदाज होगा। तो ये कुछ चीजें जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कन्वर्सली द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स सच एज रेगुलर एक्सरसाइज and a preference for food low in fat and cholesterol not only has immediate health benefits but helps in adulthood to delay or prevent disability and mortality from heart disease, stroke, diabetes and cancer. अब जो हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि खाने का ध्यान रखें, आप लोग खा क्या रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और आप बहुत सी चीज़ों से खुद को बचा लेते हैं जिसमें बहुत सी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें जिनका नाम यहाँ पे मैंने बोला है कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे और बस जो भी नई चीज़ आ रही है खाए जा रहे हैं, घर में भी कोई अगर यानी मोस्टली अगर आप खुद को देखें हफ्ते में आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत पर असरअंदाज होती है। और हम लोगों ने क्या किया हुआ आजकल रेडी टू कुक जो है ना उसके आदी हो चुके हैं कि बस हर चीज़ तैयार पकी पकाई मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उसका क्या है साइड इफेक्ट उसके उतने ही ज़्यादा है क्योंकि वो चीज़ें जिस तरीके से बनाई गई होती हैं ना तो वो खालिश होती हैं, दूसरा उनकी जो है लॉन्गिटिविटी बढ़ाने के लिए कि हाँ इसके लाइफ स्टाइल जो है ना लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा रहे, तो उसमें उन लोगों ने केमिकल्स ऐड किए होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बाद औक़ात ठीक नहीं होते। अब हमारी हालत अगर हम एज ए ह्यूमन खुद को देखें, हम लोगों ने इतना बाहर के खानों का और अनहेल्दी फूड का आदी बना लिया कि जैसे कोई खालिश खाना हम खाने लगते हैं, इवन वो खालिश दूध भी पीते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, हमारी हालत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आजकल कोरोना का है और ये जो कह रहे हैं कि जो वैसे तो ये वायरस जो है मोस्टली इफेक्टिव है ऑन बड़ी उम्र के लोगों के लिए, लेकिन जो यूथ है उनको क्यों हो रहा है वो 2 रीजन है। या तो वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, मतलब वो लापरवाही की वजह से हो रहा है, और दूसरा मेन रीजन है अनहेल्दी फूड की वजह से कि वो बाहर के खानों के आदी हैं और जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए उस एज में जितना रिक्वायर्ड है इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना। तो ये 2 मेन रीजन हैं इस बीमारी के जिसकी वजह से यूथ भी इससे इफेक्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जब हम एडोलेसेंट, अभी हमने बात की कि हम लोग इश्यूज इन एडोलेसेंट में 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक था एडोलेसेंट हेल्थ, जिसमें हमने पढ़ा कि एडोलेसेंट हेल्थ क्यों जरूरी है। यानी ये वो टाइम होता है जिसमें हम लोग बिहेवियर पैटर्न अपना ऐसा बना लेते हैं कि वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी उस चीज़ का आदी होता है। जो भी हम खा रहे हैं ना या जितने भी टाइम पे हम खा रहे हैं उसी हमारी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। फिर इसी में एडोलेसेंट हेल्थ में भी 3 मेन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न्स, उसके बाद लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस। क्या आपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख लिया, एक्सरसाइज भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, स्लीप पैटर्न भी ठीक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवानों की मौत जो है वाकई हो रही है, तो वो मेन रीजन कौन से हो सकते हैं जो कॉज होते हैं एडोलेसेंट की डेथ का? यहाँ तक आवाज आ रही है, सबको समझ आ गई है? एक बच्ची बोलते जल्दी से, सानी आप बताते हो। जी मैम। यस मैम। आ रही हूँ। ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज और स्लाइड भी क्लियर नजर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am.
सही है। व्हाट इज द, हाँ जी ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ? एडोलेसेंट हेल्थ और यूथ हेल्थ इज द रेंज ऑफ अप्रोचेस टू प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और ट्रीटिंग यंग पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। यानी जब हम लोग अच्छा खाना पीना कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारी वेलबींग भी इफेक्ट होती है। जितना हम अच्छा खा रहे हैं उतनी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी होगा, और हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही अच्छा होगा। और जितना हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, आपने नोट किया होगा अभी से हमारे अंदर शिवरिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हमारे हाथ कांप रहे होते हैं, और बीपी लो बहुत ज्यादा, जो मैंने खवातीन में लड़कियों में देखा है इस एज में, इंक्लूडिंग भी, अभी से हमारे बीपी लो होना स्टार्ट हो गया। हालांकि अगर हमारी अम्मियों की एज को देखा जाए तो वो हमें कहती हैं तुम लोग की उम्र में हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं था, और अभी से आप लोग की ये हालत है। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे लिए हमें हेल्थी फूड मिल ही नहीं रहा। अगर घर में भी कोई चीज़ें आ रही है ना, तो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, आटा भी बाहर से आ रहा है, चावल भी पता नहीं हम लोग मार्केट से ले रहे हैं। अब पहले ज़माने में होता था कि अपनी अपनी ज़मीनों से या गाँव से ये सारी चीज़ें आती थी, तो कोई ना कोई हेल्दी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर जा रही थी। लेकिन अब क्या है, हर चीज़ जो है, हम लोग मॉल जा चुके हैं, जिसका हमें नहीं पता कि वो लोग जो चीज़ें मॉल में रखी गई हैं, वो जो दालें हैं जितनी भी, जिसको हम लोगों ने अपनी तरफ से न्यूट्रिशियस कहा गया है, लेकिन वो हमें नहीं पता वो कैसे उनकी जो है वो ग्रोथ की गई है। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा जी, इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ? Many health experts argue that whether adolescents are healthy depends primarily on their own behavior. अब जब मैं बात करूंगी ना इस पूरे लेक्चर में, हम लोगों ने एक चीज तो रिपीट करते ही जाना है कि सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि आप अपने खाने को कंट्रोल कर सकें, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या आपका अपनी बॉडी के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कि मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, तो ये जो अनहेल्दी हैबिट्स है ना, उनको ठीक कर लें। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं कि टू इम्प्रूव एडोलेसेंट हेल्थ अडल्ट शुड एम, आज से आपने ये काम करना है, आज से अपने एम बना लें, इंक्रीज एडोलेसेंट हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर, के वो बिहेवियर्स अपनाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। जिसमें सबसे पहले तो हमारा हमने अगर बाकी हम सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो जो सेल फोन का इस्तेमाल है वो कम कर दें, क्योंकि हम लोग सेल फोन को इतना इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया कि इसने हमें वो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो हम करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर है हेल्थ, उसके बाद आता है सच एंड ईटिंग न्यूट्रिशियसली, खाना खाई जा रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उसकी न्यूट्रिशन कितना है। आपने इस डाइट कॉन्शियस हो जाना है, और आपने देखना है कि जो मैं खाना खा रही हूँ उसमें कितने कैलोरीज हैं, कितने उसमें जो है वो मेरे लिए सेहत के लिए अच्छा है और कितना नहीं। फिर एक्सरसाइज, उसके बाद है वेयरिंग बेल्ट सीट बेल्ट। यहाँ पे ड्राइविंग की बात हो रही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बाहर घर से निकलने के बाद जो हमारे लॉ को जो हमने फॉलो करना होता है, अगर हम लोग वो नहीं फॉलो करेंगे तो भी वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाना खाने के बाद इन एडिक्वेट स्लीप जो है ना, कि हमने अपने स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना है, हमारी नींद कैसी है। अब मेन जो मैं चीज़ें हैं वो दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि एक तो आप लोगों ने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, सेहतमंद हो आप, तो हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर अपनाना है, जिसमें अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना, और एडिक्वेट स्लीप। और वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ को जो है इफेक्ट करती हैं, वो आ जाती हैं सेकंड वाले पार्ट में कि रिड्यूस एडोलेसेंट हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स। हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हम कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम लोग फौरन सो जाते हैं, लेट जाते हैं, जो अक्सर हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ड्रग अब्यूज आ जाता है, वायलेंस आ जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, इसके अलावा डेंजरस ड्राइविंग आ जाती है। ये चीज़ें भी आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ? वही इसी चीज को हम आगे बात कर रहे हैं। द टर्म एडोलेसेंट एंड यंग पीपल आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली एज आर द टर्म एडोलेसेंट हेल्थ और यूथ हेल्थ। यानी इसको हम यूथ हेल्थ भी कह सकते हैं या एडोलेसेंट हेल्थ भी कह सकते हैं। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो आपसे रिलेटेड है कि यूथ जो है वो आप लोग अभी से, जो आपको होता है ना कि बिला वजह गुस्सा आना, हर वक्त चिड़चिड़े रहना और बात बात पे गुस्सा करना, यूनिवर्सिटी में आप और तरीके से बिहेवियर है, आपका घर जाती है आपका मूड ऑफ होता है, आप और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या क्या हो सकती है वो आप शायद आज के लेक्चर से आपको पता चल जाए। अब मेन इसमें एक पार्ट आता है एडोलसेंट हेल्थ में, न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। On deficiency, anemia was the second leading cause of years lost by adolescent to death and disability in 2016. अब आज के लेक्चर में एक तो ये चीज़, दूसरा आपने जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, कुछ स्टडीज हैं जो हम लोग बात डिस्कस करेंगे, उनको आपने याद नहीं करना, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। मेन चीज़ें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये तीन चार बातें थी कि मुझे अपनी नींद को ठीक करना है, मुझे अपने खाने के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं खा क्या रही हूँ, और इसके अलावा मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना है। बाकी जो आगे हम पढ़ेंगे वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए कुछ स्टडीज हैं और कुछ सजेशंस हैं
और कुछ लापरवाहियां जो हम लोग करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। Iron and folic acid supplements are a solution that also helps to promote health before adolescent become parents. अब यहाँ पे ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का कि हम लोग अगर मैं कहती हूँ कि अभी जो मैं बार बार बात करी कि हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे मैम हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं, हम तो घर का खाना खाते हैं। तो हमारे घर में भी अब वो चीज़ें नहीं आती, तो हमें नहीं पता कि जो आटा है वो उसी तरीके का है या नहीं। जो दूध है उसमें भी खैर से पानी ज़्यादा और दूध कम होता है। और इसके अलावा और क्या है, जो दालें हैं वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि वो जो पुराने दौर में गांव से अपने दादियां नानियां भेजती थी वो जो है ना वो खाना कुछ और था। और सबसे मेन चीज घी, किस किस के घर में अम्मियां देसी घी खुद बनाती हैं? मेरे घर में कभी मेरे घर कभी। में कभी कभी मतलब मैम हमारे घर रूटीन पे। मतलब यस मैम, मतलब हमारे मैम घर में हमारे भी घर में इतने खाते नहीं है ना लोग, तो मम्मा फिर भी बनाते हैं या क्या कहते हैं खाओ खाओ। और जिनके घर में नहीं खाते उनके मेरे बनाने ही छोड़ दिया होगा कि भाई खाते तो है नहीं है लोग। अच्छा ये माइक बंद कर दो भी, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अब आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है कि घर का खाना भी हम खा रहे हैं लेकिन हमें फिर भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमें खालिश खाना, हमारी बॉडी हम लोगों ने इतनी आदी कर दी है कि हम देसी घी थोड़ा सा भी चख लेना, खालिश देसी घी, तो हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। देसी दूध खालिश दूध भी चख ले तो भी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने आदि अनहेल्दी फूड का अपने आप को किया हुआ है। तो इसके साथ अब अगर एक तो आपने पैटर्न अपना ठीक करना है, साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो आयरन और फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स है जिसमें कैल्शियम का ऐड बार बार टीवी पे दिखा रहे हैं, हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जरूर जाएं जब भी आपको मौका मिले, अपना एक डाइट प्लान बनवाएं, ये बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। हमें तो ये बस ये लगता है कि अब माइनर सी चीजें, और हम लोग जब बीमार होते हैं तो किसी भी डॉक्टर के पास कोई सी भी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है ना, जो इम्पोर्टेंट है जिसका हमें फायदा भी होगा, वो वाला हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते ही नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है कि कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स है वो जरूर यूज करें, और कोई ना कोई विटामिन की मेडिसिन जो है ना वो किसी न्यूट्रिशन से कंसल्ट करके अपने लिए अपने अकॉर्डिंग जरूर रखवाएं, अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं ताकि आप सेहतमंद हो सके। सही है जी मैम। अच्छा जी, इसके बाद है डेवलपिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स इन एडोलेसेंस आर फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ इन अडल्टहुड। वही चीज जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर है रिड्यूसिंग द मार्केटिंग ऑफ फूड हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, trans fatty acids, free sugars or salt, and providing access to healthy food are important for all, but especially for children and adolescents. कि हम लोग जो खाना जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं फूड से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने कभी भी बहुत कम लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट है, जैसे हम नूडल का पैकेट उठा लें आप, या घर में जो भी मसाले आ रहे हैं जिसको उन्होंने जो पैक के ऊपर इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं उनको पढ़ने की जहमत हम लोगों में से मेरा निकाल कोई करता होगा। तो आज से आपने कॉन्शियस हो जाना कि मैंने इन चीज़ों को भी देखना है कि ये लिखा क्यों हुआ है, और आपके पास इंटरनेट है उस पर सर्च करें कि सैचुरेटेड फूड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या है और इनका फायदा क्या है, फ्री शुगर से मुझे क्या, जो फ्री शुगर वाले आइटम्स खाने से मुझे क्या फायदा होगा। थोड़ा सा अपना टाइम इस तरफ भी लेकर आए। ये होता है प्रोडक्टिव वे में अपने टाइम को स्पेंड करना, कि आप इन चीज़ों को के बारे में भी अपना नॉलेज रखें, जैसे कि आप स्ट्रेस आउट होकर बैठे रहें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, पता नहीं जिंदगी में क्या होना है। ये तो अब जिंदगी का हिस्सा आप बना ही लें, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप हैं इसमें या हम सब एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। थोड़ी बहुत कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, मगर अगर आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस का ये सोल्यूशन ना निकालते तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता, आपका साल जाया होता, जो कि मेरा निकाल कोई भी आप में से जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि मेरा साल जाया और मेरी स्टडीज का जो है वो हर्ज हो। तो ये आप लोग के लिए है, आपके फायदे की बात हो रही है कि हमारा भी हर्ज ना हो सॉरी, और आप लोग का भी नुकसान ना हो जो आप लोगों ने फीस दी हुई है। ठीक है, यस मैम। अच्छा नेक्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, यानी अंडर वेट होना और ओवर वेट होना, उसके क्या रीजन है? कोई रीड आउट कर दे ताकि मेरी आवाज ना दोबारा से, क्योंकि आज भी मेरी कंजेक्टिव क्लासेस थी तो आपकी क्लास में आके फिर आवाज बंद हो गई। मैम रीड आउट करें? हाँ जी कर दो, अगर नजर आ रही है स्लाइड। Yes, ma'am. Many boys and girls in developing countries, either adolescents, undernourished, making them more vulnerable to disease and early death.
यानी डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ना, हालांकि कंट्रीज डेवलप नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉब्लम उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा आ रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही। ठीक है, नेक्स्ट। At the other of the spectrum, the number of the adolescents who are overweight or obese increasing in low, middle, and high income countries. उसमें भी वही बात करें कि दूसरी तरफ भी यही हालात चल रहे हैं कि चाहे वो कंट्रीज लो, मिडिल या हाई इनकम है, लेकिन ये वाली जो इशू है ना वो बराबर लेवल पे जा रहा है तीनों तरह की कंट्रीज में। जो ओबेसिटी होती है मोटापे को कहते हैं, ठीक है, और अंडर न्यूट्रिशन होता है वजन बहुत ज्यादा कम होना। The percentage of overweight US 12 to 19 years old increased from 11 to 17% from the early 90s through 2004. A एक recent मिनट, study अब found that यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है कि 1990 से 2004 के दरमियान जो स्टडी हुई उसमें ओवर एट जो है ना, ओवरवेट सॉरी, मोटापा जो है वो 12 से 19 साल के बच्चों में 11 से 17% था। अब जब इससे नीचे वाली स्टडी जब सानिया पड़ेगी तो आप डिफरेंस देखना कितना ज्यादा आ चुका है, कि पहले सिर्फ 17 से 11% था। a recent study found that 80% of the male and 92% of the female adolescent in 95th percentile and higher for the body mass index BMI become obese adults weighing and others 2008. हाँ जी, अब वो डिफरेंस देखिए कि वो जो डिफरेंस था 2004 तक 11 से 17% था, लेकिन नीचे वाली स्टडी 2008 तक की स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया कि 92%, 80% जो है वो मेल्स में और 92% खवातीन में ये चीज आ चुकी है। क्योंकि खवातीन की बॉडी, बॉयज में जो है ना अगर वो खा पी भी रहे होते हैं ना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वो लाजमी कर रहे होते हैं, लेकिन गर्ल्स जो है वो एक्सरसाइज का एलिमेंट बहुत मुश्किल से खुद को रेडी करती हैं, इसलिए उनमें परसेंटेज भी ज्यादा है। हालांकि दोनों ही प्रॉपर वही चीजें खा रहे हैं, बाहर का खाना और ये सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बॉयज वर्कआउट की तरफ बीच में चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन गर्ल्स का जो है ना वही सेम होता है। वो इतना खास इस चीज का ध्यान नहीं रखते। Yes, ma'am. हाँ जी, पढ़ो Nutrition, इसको। nutrition and exercise. A comparison of adolescents in 28 countries found that US and British adolescents were more likely to eat fried food and less likely eat fruits and vegetables than adolescents in most other countries that were studied. World Health Organization हाँ 2000. जी, ये 2000 की स्टडी है जिसमें उन्होंने 28 कंट्रीज को जो है वो देखी थी, जिसमें उन्होंने फाउंड किया था कि यूएस और ब्रिटिश में जो है ना ज्यादातर जो बच्चे वो फ्राइड फूड की तरफ थे, उसके यानी बाहर के खाने की तरफ वो ज्यादा इन्वॉल्व थे एज कम्पेयर टू कि वो फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, Yes, ma'am. US adolescents and decreasing their intake of the fruits and vegetables. The National Youth Risk Survey found that US high school students decreased their intake of fruits and vegetables from 1999 through 2017. अब वो बता रहे हैं 2000. एक और। हाँ जी, इसमें भी वही स्टडी में बता रहे हैं कि 1990 से 2007 तक उन लोगों ने इस चीज का जो है ना इनटेक जो था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वो कम कर हो गया था, क्योंकि नई से नई वेरिएशन आ रही थी, नए नए खाने इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो लोग ऑब्वियसली नई चीज को ट्राई करना चाह रहे थे, और जो खालिश और ऑलरेडी चीजें थी मतलब मैन मेड चीजों की तरफ ज्यादा वो चले गए थे, और इस वजह से जो है नुकसान फिर यही है जो हम सब लोग देख रहे हैं। A special concern is American culture is that the amount of fat in our diet. Frisco 2019. Many of today's adolescents virtually live on fast food meals, which contribute to their high fat level in their diet. A longitudinal study revealed that the frequent intake of fast food 3 or more times a week was reported by 24% of males, 21% of 15 years old females, Larson and others 2008. हाँ जी, ये 2008 की स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया कि परसेंटेज कितना ज्यादा हो चुका है कि बच्चे जो है वो, हालांकि 15 साल की एज बताई हुई है, लेकिन उसके बावजूद परसेंटेज जो है वो 24 और 21 है, और उसकी वजह क्या है कि हफ्ते में 2 से 3 बार तो बाहर का खाना खा रहे हैं। तो वो हालात आप खुद ही देख लें, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ये नहीं कि बस 2-3 हफ्ते की गई, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में होता है कि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं और ज्यादा अरसे के लिए स्टडी की जाती है। Yes, ma'am. At 20 years of age, the percent increased to 33% of males but remained at 21% of the females. And a recent study found that the eating regular family family meals during early adolescence was linked to healthy eating habits 5 years later. अब इन्होंने इसमें वही इंपॉर्टेंट बात कर दी कि परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही थी, 20 साल की एज तक जो है वो ये परसेंटेज, जो पिछली स्टडी थी उसमें 15 साल तक के बच्चों की क्या थी, 21% थी,
जो कि बढ़ के जब 20 साल तक वो बच्चे पहुंचे तो उनकी परसेंटेज जो थी बाहर के खाने की वो 33 और 21 के बराबर आ गई थी। अब उन्होंने फिर इसी के नीचे 2009 की एक और स्टडी का बताया कि जो बच्चे एक ऐसी स्टडी भी की गई जिसमें ये देखा गया कि जो बच्चे घर का खाना खाते हैं उनका क्या था कि उनको उसके रिजल्ट क्या थे कि वो उनका लाइफस्टाइल हेल्दी था और अगले 5 साल के दौरान उसके रिजल्ट भी नजर आ रहे थे कि वो मोर एक्टिव थे एज कम्पेयर टू दोस्त जो बाहर के खाने के आदी हैं। Yes, ma'am. Researchers have found that the individuals becomes less active as they reach progress through adolescence. A recent national study revealed that the only 31% of US 15 years old met the federal government moderate vigorous exercise recommendations per day, a minimum of 60 minutes a day, or and only 17% met the recommendation of weekends. अब इस स्टडी में उस चीज की बात की गई है कि जो इंडिविजुअल थे वो जो लेस एक्टिव थे उनको अगर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी दी थी कि 15 साल के जो बच्चे हैं वो 31% उसमें 15 साल के बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि आपने दिन में 1 घंटा जो है एक्सरसाइज करनी है और उसमें से जो है वो भी फिर कम होके 17% पे आ गया था कि वीकेंड पे जो है ना वो कभी कभार एक्सरसाइज कर लेते जैसे वॉक का था। वैसे तो कहा जाता है कि डेली आधे घंटे की वॉक अगर आप कर लेते हैं तो वो आप समझ आए कि आपने एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाया है। लेकिन वो वॉक भी वॉक होनी चाहिए जो एक्सरसाइज वाली वॉक होती है। हमें वो भी नहीं पता कि वो वॉक क्या होता है, हम लोग बस वो जो नॉर्मल चल रहे हैं उसको वॉक समझ के आधा घंटा करके फारिग हो जाते हैं। तो उसमें भी आपने देखना है इंटरनेट पे इतनी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिस्क वॉक आ जाती है। अगर आप वो आपको आ जाती है करनी, अगर आप दिन में 15 से 20 और फिर 20 से 30 मिनट तक उसको ले जाती हैं तो भी आपकी सेहत पे इसके इफेक्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। हेल्थी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1 मिनट ही मैं देखती हूँ इसको पढ़ना है या नहीं, ताकि पढ़ दो ये भी, कोई और अगर पढ़ना चाहे वॉलंटरली वो भी पढ़ दे। मैं पढ़ूं? आप नाम बता दें अपना। सादिया। हाँ जी पढ़ो। सानिया और सादिया बारी टर्न रख लो ना ताकि अगर किसी एक हाँ जी पढ़ो। The recent national study also found the adolescent boys were more likely to engage in moderate to vigorous exercise than were girls. Another national study of US adolescents revealed that physical activity increased until 13 years of age in boys and girls, but then declined through 18 years of age. हाँ जी इसमें वही बात कि जो हम लोगों ने पिछली स्टडी में जिक्र किया था कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट टू विगरस होता है कि बहुत माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज से सीवियर लेवल तक जिसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट आ जाता है। तो उसमें आप जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें ये था कि सिर्फ कितने बच्चों ने उसको कॉपी फॉलो किया था। एक बॉयज जो थे वो मोर लाइकली इंगेज थे, उन्होंने इस चीज को फॉलो भी किया था एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और अगर जो बॉयज इन्वॉल्व भी हुए थे जिनमें 13 साल के बच्चे जो थे वो ज्यादा एक्टिव थे कि हाँ ये क्योंकि बच्चे बॉयज हैं स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो भी जब 18 साल तक की उम्र तक पहुंचे तो उनके अंदर भी जो है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। यानी अगर वो डेली एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड और वीकेंड के बाद जो है 15 दिन के बाद एक कभी एक्सरसाइज कर ली और 15 दिन से मंथ तक इस तरह का उसमें गैप आना स्टार्ट हो गया था। और ये स्टडी है 2008 की। Ethnic differences in exercise participation rates of US adolescents also occurs, and these rates vary by gender. As been proved by पढ़ूं मैं? ठीक है हाँ जी पढ़ो। As been proved by researchers in the National Youth Risk Survey, non-Latino white boys exercise the most, African American girls the least. वही इसमें भी वही कंपैरिजन बताया गया है कि बॉयज ज्यादा इन्वॉल्व थे एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ये जो स्टडीज हैं ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं, बाकी मेन चीजें मैंने आपको बता दी जो आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आपने जरा गौर से सुनना है। Exercise is linked to a number of positive physical outcomes in adolescents. One outcome is that regular exercise has a positive effect on adolescents' weight status. A recent study revealed that regular exercise from 9 to 16 years of age was associated with regular weight in girls. Other positive outcomes of exercise in adolescents are reduced triglycerides level, lower blood pressure, and a lower incidence of type 2 diabetes.
हाँ जी, इसमें ये 2008 की स्टडी है, इसमें बता दिया गया है कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं आपके, पॉजिटिव फिजिकल आउटकम्स आते हैं जब आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। उसमें एक एज रेंज भी बता दी गई है आपको, और एज रेंज इसलिए बताई गई कि इतने लोग, इसमें मेन मकसद होता है आपका वेट जो है ना वो स्टैंडर्ड हो जाता है जो एज के मुताबिक होना चाहिए, ना आप ओवरवेट होते हैं ना अंडर वेट होते हैं अगर आपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। इसके अलावा और जो बॉडी में चेंजेस आती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर जो लोअर ब्लड प्रेशर से बच जाते हैं आप, डायबिटीज से बच जाते हैं, और यहाँ पे जो एक लेवल जिक्र किया गया एक फैट का, एक ये बेसिकली ब्लड के अंदर एक फैट होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है, इसका लेवल भी जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज को अपना डेली हिस्सा बना लेते हैं जिंदगी का। ये थे पॉजिटिव आउटकम, एक तो आपका वेट स्टेबल हो जाता है, दूसरा आपकी जो है ना 3-4 ये जो मैंने चीजें बताई इससे आप बच जाते हैं, जिसमें हम लास्ट में भी हम लोगों ने डिसऑर्डर्स की बात की थी, यहाँ पे हम लोग 3 मेन चीजों की जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये फैट का जो कि ब्लड के अंदर होता है, फिर ब्लड प्रेशर लो जो हमारा बहुत ज्यादा होता है वो भी ठीक हो सकता है, इसको भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, और डायबिटीज से बच सकते हैं। अगर आपने नोट किया होगा ये जो हमारा जब भी बीपी लो होता है इस टाइप की सिचुएशन होती है, कितने लोगों को ज्यादा मीठा खाने से नींद आती है? कभी नोट किया है कि मीठा खाने से नींद आती है? मैम मीठा खाने से चक्कर आते हैं। हाँ जी, चक्कर और नींद। मैम नहीं, मीठा खाने से मेरा तो दिल घबराता है। क्यों दिल क्यों घबराता है? हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या खा लिया मीठा खाने से। वही ना कि हमारे इम्यून सिस्टम क्या है कि हम लोग हेल्दी फूड जो है ना जैसे गुनाह ही हो गया वो वाला हिसाब हो गया, तो हम लोग की बॉडी जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती जो अच्छी चीज और हेल्दी चीज है। तो ये इसी वजह से होता है, इस तरह जब भी हमारा कोई हम लोग प्रॉपर खाना नहीं ना खा रहे होते तो लेकिन मीठा खाने को हमारा बहुत ज्यादा दिल करता है। इसकी वजह क्या है कि मुझे जो शुगर लेवल जो है हमारी बॉडी में जितना होना चाहिए वो जिन चीज़ों में पाया जाता है, अगर हम वही चीज़ नहीं खा रहे एज अ मील तो हम लोग डायरेक्ट मीठे की तरफ चले जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जब चला जाता है तो या तो हमें चक्कर आते हैं या हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इससे इफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पढ़ दो भाई। A recent study revealed that low levels of exercise were related to depressive symptoms in young adolescents. And another recent study found that vigorous physical activity was linked to lower drug use in adolescents. हाँ जी, इसमें वही बात की कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आती हैं, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको लाजमी एक्सरसाइज का कहते हैं। इससे क्या होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका एक माइंड फोकस होता है एक चीज की तरफ कि अच्छा मुझे वॉक करनी है, आपका जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे जरा ध्यान हटा हुआ होता है, और जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपको भूख भी अच्छी लगती है और फिर उस हिसाब से खाना भी खाते हैं, और उस एक्सरसाइज के बाद जो आपको नींद आती होती है ना वो बेसिकली सबसे बेहतरीन नींद होती है और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट भी होता है आपकी सेहत के ऊपर। इसके बाद जो 2010 की स्टडी यहाँ पे बताई गई है कि जो बॉयज या गर्ल्स विगरस किस्म का वर्कआउट कर रहे होते हैं उनमें ड्रग यूज की भी जो है ना वो टेंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सेहतमंद होते हैं, उनकी बॉडी को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। नेक्स्ट मैम मलिहा ने भी पढ़ना था, उससे पूछ लें, वरना मैं ही पढ़ लूँ। आप पढ़ लें। Yes, ma'am. पढ़ो। Watching television and using computers for long hours may be involved in lower levels of physical fitness in adolescents. For example, a recent study revealed that the more frequently adolescents watched television and used computers, the less likely they were to engage in regular exercise. अभी आपको अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड बात लग रही होगी कि जितना हम सेल फोन और ये लैपटॉप के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ उठना ही नहीं चाह, हमारा दिल ही नहीं, इवन पानी का ग्लास लेने के लिए पता नहीं हम लोग कितनी बार सोच रहे होते हैं कि मैं पता नहीं जिंदगी का कौन सा कितना बड़ा फैसला करने लगे। अगर बहन भाई कोई काम कहते तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि 1 मिनट ठहरे में बहुत जरूरी काम कर रही है, हालांकि वो इतना खास जरूरी काम नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों ने क्या है हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया हुआ है, और इसमें हम सब बराबर के कल्प्रिट्स कहले हैं कि हम सब इसमें शामिल हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रही, तो ये भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा। Like nutrition and exercise, sleep is an important बात हो गई है न्यूट्रिशन एक्सरसाइज। अब कौन मुझे थोड़ी सी समरी बताएगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? अगर कोई खुद नहीं बोलेगा मैंने रैंडमली किसी को भी कह देना है।
मैम मैं जिसको बताऊं? जितनी समझ आई है। हाँ जी, नाम और रोल नंबर उसके मैम बाद बताओ। मदीना 443। ठीक है, बताओ। मैम हम स्टार्ट से इश्यूज इन एडोलेसेंट्स हेल्थ देख रहे हैं, उसके अंदर हमने एडोलेसेंट्स हेल्थ और एक्सरसाइज देखी है सबसे पहले। उसके अंदर हमने देखी अडॉप्शन जो ऑफ बिहेवियर है वो हमारी हेल्थ पे है, रेलिवेंट है, और उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं और नेगेटिव भी। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, उसके अंदर हेल्दी बिहेवियर, ईटिंग न्यूट्रिशनली फूड, न्यूट्रिशन एंड एफिशिएंसीज देखी है हमने, और एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल है हमारी हेल्थ के ऊपर, ये देख रहे हैं हम। ठीक हो गया, 1 मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। यस मलिया, मैम। लास्ट मैं वो स्विच ऑन करने चली गई थी, लास्ट से जरा बताओ आप क्या बता रही थी। मैम लास्ट में मैं हेल्दी बिहेवियर, ईटिंग न्यूट्रिशनल फूड और न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसीज देख रहे थे हम हेल्थ के ठीक ऊपर। है, सही। और कोई कुछ बताना चाहे जो आपको लगा हो कि मलिया ने मिस कर दिया, तो हम वो डिस्कस कर लें। ये रिवाइज मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि सबको पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर किसी को स्टडी में से कुछ याद रह गया, कोई स्टडी इंटरेस्टिंग लगी है, उसको लगा है कि हाँ ये मेरे से रिलेटेड है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। हाँ जी बरीरा, ये आपका माइक ऑन है, बताएं। मैम ये स्टडीज याद करनी है यानी कि एज इट इज, नहीं या फिर नहीं इनको नहीं इसको करना, माइंड में इनको जस्ट माइंड में रखना है। ओके मैम। चलिए जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पढ़ लिया, जिसमें हम लोग जिक्र कर रहे हैं एडोलेसेंट की हेल्थ का। उसमें हम 3 चीज़ों की बात करना चाह रहे थे। पहला था न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, फिर थे स्लीप पैटर्न। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को हमने पढ़ लिया है कि इसका क्या फ़ायदा होता है हमारी हेल्थ के ऊपर जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब इसमें मेन पार्ट आ जाता है स्लीप पैटर्न का। क्या आपने अपनी डाइट भी हेल्दी बना ली है, अपना एक डाइट प्लान बना लिया है, आपने एक्सरसाइज भी अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है। अब स्लीप पैटर्न क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते जरा। Like स्लीप पैटर्न, nutrition and exercise, sleep is an important influence on well-being. Might changing sleep patterns in adolescents contribute to adolescents' health, compromising behavior. Recently, there has been a surge of interest in adolescent sleep patterns. अच्छा जी, एक सेकंड। जहाँ पे बात की कि स्लीप क्यों हमारे वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना हेल्दी खा रहे हैं लेकिन आपने नींद, कितने बच्चे आप में से ऐसे जिसकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसका क्या बिहेवियर होता है? मोस्टली हमारा क्या बिहेवियर होता है? मैम चिड़चिड़े। हाँ जी बताएं। मैम जब तक नींद पूरी नहीं होती ना तो भूख लगती है, इवन ना कोई काम करने को दिल करता है। मतलब वो टोटल फोकस होता है कि जब तक सोएंगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। हाँ, और इससे क्या एक्टिविटीज है, लो। इसमें हमारी वेलबींग की इफेक्ट इससे होती है बहुत ज्यादा। यस मैम। अभी इन्होंने जो नीचे हमें बात की कि देयर हैव बीन अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन एडोलेसेंट स्लीप पैटर्न। आपने नोट किया होगा, इंस्टाग्राम जो आप यूज करते हैं, काफी लड़कियों को मैंने वर्कआउट उनका पेजेस बना हुआ वर्कआउट पेज का। तो उसके बाद यानी एक दूसरा इंटरेस्ट लोगों के अंदर आया कि हम अपने स्लीप पैटर्न को भी देखें कि हम लोग हेल्थी डाइट को तो अपना रहे हैं और वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसमें आपने स्लीप में सुना होगा कि भाई 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने ये जो है ना ये मिथ सुनी हुई होगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो 8 घंटे की नींद सुबह वाली होनी चाहिए या रात वाली। हम लोग अपनी तरफ से तो रात के 2 बजे बल्कि 4 बजे सो रहे होते हैं, और फिर 4 के बाद जो है ना वो 10 घंटे गिन के कहते हैं कि हाँ भाई मेरी तो नींद भी पूरी 8 घंटे की है, फिर भी मेरी हेल्थ वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 9 बजे के रात को सोना होता है ना, तब हमारी बॉडी में वो चेंजेस आती हैं जो दिन के वक्त नहीं आ सकती। तो वो जो रात को सोना और वो 8 घंटे रात की नींद जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिन के सोने का। तो स्लीप पैटर्न में ये भी आपने देखना है कि वो जो 8 घंटे वो आपके दिन के हैं या रात के हैं, इसलिए भी आपकी सेहत के ऊपर वो इम्पैक्ट उस तरह का नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए। In a national survey of youth, only 31% of US adolescents got 8 or more hours of sleep on an average school night. In this study, the percentage of adolescents getting this much sleep on an average school night decreased as they got older. यानी यहाँ पे बात करें कि एवरेज अगर सर्वे को देखा गया तो एवरेज परसेंटेज थी वो 31% थी।
एडोलेसेंट में, जब वो स्कूल में थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते गए, हाई स्कूल की तरफ जाने लगे, तो रात को जो है ना स्कूल डेज में उनकी जो स्लीप थी ना वो डिक्रीज हो गई थी, 8 घंटों से भी कम हो गई थी। हालांकि उससे पहले जब स्कूल में वो थे तब टेंशन भी कम थी, ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होता है स्टडी का। लेकिन जैसे आप स्कूल से हाई स्कूल की तरफ आते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो स्टडीज भी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर भी आपकी तरफ होता है, आपकी अपनी एज वाइज भी चेंजिंग आ रही होती है, आपके स्कूल फ्रेंड्स भी चेंज हो चुके होते हैं, तो वो सारा प्रेशर मिलकर आपकी स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस स्टडी में उसी चीज को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट पढ़ दो। The National Sleep Foundation 2006 conducting a US survey of 1,602 caregivers and their 11 to 17 years old. 45% of the adolescents got inadequate sleep on school nights, less than 8 hours. Older adolescents 9 to 12th grades got markedly less sleep on school nights than younger adolescents 6 to 8th grades. 62% of older adolescents got inadequate sleep compared to 21% of younger adolescents. ये भी एक स्टडी की गई थी, जिस और स्टडी किसने की थी, नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने 2006 में। उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेंट कितने लिए थे, 1602, और उसमें एज रेंज थी 11 से जो 17 उम्र के जो बच्चे थे, जिसमें 45% जो एडोलेसेंट थे, यानी ये एज रेंज थी 11 से 17। इसमें उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था ओल्डर एडल्ट्स और यंगर एडल्ट्स में। जो यंगर एडल्ट्स थे उसकी हम लोगों ने अभी बात कर ली कि वो जो है स्कूल गोइंग होते हैं, तो इसलिए उनकी टेंशन इतनी नहीं होती, तो उनकी परसेंटेज यहाँ पे जो है वो कम बताई गई है एज कम्पेयर टू उनकी 45% है, और उनकी नींद भी जो है वो लेस देन 8 आवर्स है। लेकिन जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी 62% बताई गई है, और उनकी जो है परसेंटेज भी ज़्यादा है, मतलब 21, हाँ जी 21% उसको आगे बताया गया। इसको मैं मजीद आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि 11 से 17 उम्र के जो थे पार्टिसिपेंट थे, जिनको मजीद 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और इन तीनों की स्लीप पैटर्न की जो परसेंटेज थी वो 45%, 62% और 21% थी। तो जिनकी 21% है ना, वो लोग थे जो हाई स्कूल गोइंग थे या यूनिवर्सिटी गोइंग थे, और उनके ऊपर प्रेशर भी था स्टडीज का उतना ही ज़्यादा था, इसलिए उनका स्लीप पैटर्न वैसा नहीं था जैसा कि यंगर एडल्ट्स में होता है। ठीक है? Yes, ma'am. Adolescents who got inadequate sleep 8 hours or less on school nights were more likely to feel more tired or sleepy, more cranky and irritable, fall asleep in school, be in a depressed mood, and drink caffeinated beverages than their counterparts who got optimal sleep 9 or more hours. हाँ जी, हमें वैसे 8 घंटे की स्लीप बताया गया, लेकिन अच्छी नींद क्या होती है, 9 या उससे भी ज्यादा। अब यहाँ पे वही सिम्टम्स बताई गई है जो हम सबको आती है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम लोग का मूड जो है वो लो होता है, हम लोग हमेशा थकावट महसूस कर रहे होते हैं, क्रैंकी फील कर रहे होते हैं। क्रैंकी होता है कि हर वक्त चिड़चिड़ापन और बस कोई हमसे बात ना करे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। और स्कूल में भी नींद आ रही होती है, मूड डिप्रेस होता है, और इसके अलावा हम लोग को हमारे पास आसान हल क्या होता है, फौरन से कॉफी मंगवा लेते हैं या चाय पे चाय पी रहे होते हैं, तो इससे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। वक्ती तौर पर हम लोग जरूर थोड़ा सा हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, लेकिन दोबारा वही पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये काउंटर पार्ट्स जो होते हैं वो आपके यानी फेलोज की बात की गई कि वो बच्चे जो 9 से ज़्यादा घंटे की नींद लेते हैं वो उनसे ज़्यादा बेहतर थे उन बच्चों से जो 8 घंटे से भी कम सोते हैं। अब यहाँ पे भी एक स्टडी का जिक्र हो रहा है, मैं बता देती हूँ, इसको पढ़ना है या नहीं, फिर उसको आगे हम पढ़ते हैं। This short, मैं पढ़ूं? ये भी स्टडी छोड़ दे, नहीं इसको अभी छोड़ दें। बस स्लीप पैटर्न को याद रखना है कि हमारे 9 से अबव जो घंटे की जो नींद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो हम लोग रात को सोते नहीं, और रात की नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग की। ये भी नेक्स्ट स्टडी है, इसको भी आप लोग जब स्लाइड आपके पास आ जाए तो इसको ज़रूर पढ़ना ताकि आपको और मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन मिले। ये भी एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग वो बच्चे जिनको हम सुबह स्कूल टाइमिंग जिनकी 7 बजे है, अगर हम लोग टाइमिंग 9:30 कर दें तो शायद जो है ना उनकी स्लीप पैटर्न में बेहतरी आ जाए। तो ये कामयाब आइडिया था, जिसने भी आइडिया दिया था कि जो हम लोग बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल बुलवा लेते हैं, अगर हम टाइमिंग थोड़ी सी लेट कर दें वो भी इस शर्त पे कि वो सोएंगे, तो ये भी एक स्टडी जो थी वो कामयाब हुई थी। स्लीप पैटर्न से रिलेटेड ये स्टडी थी, और ये करवाई थी कार्स्केडन ने और उसके कुछ फेलोज ने। तो ये काफ़ी लंबी स्टडी थी
और सालों तक चली थी, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। बाकी क्योंकि आपको समझ आ गई हम लोग क्या बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. ये थे स्लीप पैटर्न, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज भी डिस्कस हो गया, स्लीप पैटर्न भी डिस्कस हो गया। थर्ड पॉइंट जो हेल्थ एडोलसेंट हेल्थ में था वो था लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन एडोलसेंट्स। अब वो लीडिंग कॉजेज कौन कौन से होते हैं वो जरा बोल दें। The three leading causes of death in adolescents are accidents, homicides, and suicides. National Vital Statistics Report. Almost half of all deaths. इसमें तीन मेन चीजें बता दी गई हैं कि हमने हेल्थ भी अपनी ठीक कर ली है, डाइट भी ठीक कर ली है, स्लीप पैटर्न भी, लेकिन उसके बावजूद भी डेथ क्यों होती है उसकी तीन वजूहत हैं। फर्स्ट वन एक्सीडेंट, यानी जो हम लोग अगर जो हमने ऊपर पढ़ा था कि दो तरीके थे कि अगर हम लोग हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो उसमें खाने सोने के अलावा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना था, जो कि ड्राइविंग रूल्स होते हैं। अगर ड्राइविंग लॉस को आप फॉलो नहीं करें तो आपकी लापरवाही से एक्सीडेंट हो सकता है, होमिसाइड भी होता है, कोई आपको मतलब हिट कर दे चाहते ना चाहते हुए। समटाइम ऐसा झगड़ा होता है कि बच्चे बचा रहे होते तो बचाने वाला जो है उसकी डेथ हो जाती है। होमिसाइड बेसिकली ये उस टर्म में यूज होता है कि कोई किसी इंसान का दूसरे इंसान को कत्ल करना। थर्ड में आ जाता है सुसाइड। वो सुसाइड में क्या होता है कि समटाइम लाइफस्टाइल ऐसा होता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि एक इंसान में वो खुदकुशी की तरफ आ जाता है। तो ये तीन मेन रीजन है एडोलेसेंट डेथ के। Yes, ma'am. आगे पढ़ो मलिका। Almost half of all deaths from 15 to 24 years of age are due to unintentional injuries, approximately three-fourths of them involving motor vehicles accidents. Risky driving habits such as speeding, tailgating, and driving under the influence of alcohol or other drugs may be more important contributors to these accidents than lack of driving experiences. हाँ, जिसमें उन्होंने एक परसेंटेज बताई कि 15 से 24 साल की जो एज के एडोलेसेंट होते हैं उनमें मेन कॉज जो है वो अनइंटेंशनल इंजरीज का आता है, क्योंकि वो ये एक एज होती है जिसमें एडवेंचर का बहुत शौक होता है। तो समटाइम्स आपके दोस्त आपको इस चीज़ का कहते हैं कि नहीं तुम्हें तो अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो या इतने तुम्हें एडवेंचरस हो तो ये करके दिखाओ। तो उसमें मेनली जो बॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ड्राइविंग वाले इसके ड्राइविंग में, जिसमें ड्राइविंग किस तरह की आ सकती है। स्पीड, टेल गेटिंग में होता है किसी भी चलती हुई व्हीकल या ट्राले या ट्रक के पीछे जो है ना उसको, आपने अक्सर देखा होगा बाइक चलाई होती है, साइकिल चलाई होती है, साथ में हाथ से पकड़ा होता है उसको। फिर इसके अलावा ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, या कोई ऐसी ड्रग यूज की है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा होते हैं। और इनकी वजह से इन हैबिट्स की वजह से सम टाइम पेडेस्ट्रियन जो होते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं, जो दूसरे लोग जो वाकई एहतियात भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप इन लोगों की बद एहतियाती की वजह से उनकी भी मौत वाकई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रोड पे जो निकले होते हैं ये लोग, तो इनकी वजह से दूसरों का भी नुकसान होता है। मैम वो स्टूडेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी, कोई क्या बोल रहे हो? मैम वो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, होमिसाइड का बता दें दोबारा से। एक इंसान का दूसरे इंसान को कत्ल करना, अब वो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है और इंटेंशनली भी हो सकता है। अनइंटेंशनली कैसे होता है कि जैसे दो दोस्त लड़ रहे हैं और तीसरा बचाने गया हो, जैसे अभी पिछले दिन इंस्टाग्राम पे एक जिब्रान था आई गेस, उसकी फीमेल फ्रेंड को कोई लड़का तंग कर रहा था तो उसने बीच में मतलब बचाने की कोशिश किया तो उस लड़के ने उसको कत्ल कर दिया। अब आप खुद देख लें, वो सिर्फ बचाने के लिए आया था लेकिन उसकी डेथ वाकई, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड, ठीक है। चलो भी पढ़ो इसको भी, लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। In about 50% of motor vehicles fatalities involving adolescents, the driver has a blood alcohol level of 0.10%, twice the level needed to be designated as under the influence. In some states, a high rate of intoxication is also found in adolescents who die as a pedestrians or while using recreational vehicles. अब इसमें आता है कि सम टाइम जो है ना मेन कॉज तो पिछला हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंजरीज आती हैं। अब सेकंड मेन कॉज जो है ना यूएस की क्योंकि स्टडीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो यूएस में मेन कॉज आता है अक्सर ड्राइवर जो है ना वो ड्रग उन्होंने शराब पी होती है, अल्कोहल ली होती है, कोई ड्रग ली होती है, तो उसकी वजह से जो है वो दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं और वो एक्सीडेंट कॉज कर देते हैं इस वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से। ये हो गए तीन मेन कॉजेज जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैं दोबारा आपको यहाँ से बता देती हूँ। लेक्चर है हमारा इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस इन हेल्थ, ठीक है, जिसमें तीन मेन टॉपिक्स थे। पहला था एडोलेसेंट हेल्थ, इसमें तीन मजीद आगे टॉपिक्स थे, वो थे ये तीनों, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न और कॉजेज ऑफ डेथ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इश्यूज इन एडोलेसेंट का सेकंड सब टॉपिक विच इज सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज।
ठीक है, ये समरी मैंने बता दी है अभी तक के लेक्चर की। अब आते हैं सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज की तरफ, ये पढ़ दो भाई। The use of addictive substances, tobacco, alcohol, and the misuse of prescription प्रिस्क्रिप्शन, medication or household substances during adolescence, interference with brain development and increase the risk of serious health and mental health conditions. अच्छा जी, द यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस में एडिक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसके आप खुद एडिक्ट होते हैं, मतलब आपकी कंपनी ऐसी होती है और आपने किसी दोस्त को स्मोकिंग करते हुए देखा है या अल्कोहल को यूज करते हुए देखा तो आपने उसको यूज किया, दैट आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंसेस। और हाउस होल्ड सब्सटेंसेस में क्या आता है, जो हमारे घरों में एक मेडिकल बॉक्स पड़ा होता है, सबके बुखार की एक ही दवाई है, सबके पेन किलर्स एक ही, चाहे वो बूढ़ा है बच्चा है हमारी एज का है जवान है, सबको जो है ना एक ही मेडिसिन दे दी जाती है विदाउट देखे कि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस चीज़ को वो दवाई जो है वो उसको उसके लिए ठीक है भी या नहीं। हम बच्चे को भी वही दवाई दे रहे हैं, बड़े को भी वही दवाई दे रहे हैं, तो समटाइम इस वजह से भी हम लोग आदी होते हैं। अब हम लोग में से अक्सर लोग पेन किलर्स के आदी हो चुके हैं, हम लोग फौरन कुछ भी जरा सा भी दर्द होते हैं फौरन पैराडोल, निम्स और ये 2-3 मेडिसिन रखी हुई है। हम लोगों ने खुद अपनी बॉडी को इस चीज़ का आदी बना दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन कॉज जो है ना वो ये वाला आ जाता है। इसके अलावा और क्या बात हुई है, इंटरफेयर विद ब्रेन डेवलपमेंट, जब हम लोग आदी हो जाते हैं इन चीज़ों के तो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के भी आदी होते हैं और इसका इंक्रीज होता है सीरियस हेल्थ इश्यूज की तरफ और मेंटल कंडीशंस की तरफ, ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। The most commonly used drug is marijuana, but adolescents can find many harmful substances in the home, such as prescription medicines, glues, and aerosols. यानी ये मेडिसिन है जो हम लोग घरों में रखते हैं, कुछ इस तरह की हम लोगों ने खुद रखी होती हैं, और इसके अलावा मैरिजुआना जो है वो फ्रेंड्स भी दे देते हैं अब बाहर, तो अब ये ड्रग्स जो है ना वो आम मिल रही हैं। ये ज़्यादातर मैं बार बार रिपीट करूँगी क्योंकि हम यूएस के बुक को पढ़ रहे हैं तो उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल मेडिसिन होती हैं हमें डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं ना, तो ये हार्मफुल कैसे होती हैं फिर? ये ऐसे हार्मफुल होती है कि जैसे आपकी बहन को मेडिसिन लिख दी है, ठीक है, उसको बुखार था और सिम्टम्स कुछ ऐसी थी, उसके 2 दिन बाद आपको वही सिम्टम्स शुरू होना शुरू हो गई, तो आपके घर वाले ने कहा कि क्या डॉक्टर के पास जाना, फलानी को भी यही मसला था, तुम यही वाली दवाइयाँ तुम भी इस्तेमाल कर लो। तो Yes, और बहन बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो वो एज डिफरेंस के देखे बगैर क्योंकि इन दवाइयों के एमजीज अभी तो नहीं लिखे होते कि इतने ग्राम 500 ग्राम या 1000 ग्राम, उसी वजह से होते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को देख के ये मेडिसिन जो है वो डिजाइन की गई होती है। तो ये गलती हम लोग करते भी, और हमारे तकरीबन हर घर में ये होता है कि एक बच्चे की मेडिसिन एक को दिखा के चारों को जो है ना एक ही दवाई दे दी जाती है। yes ma'am. Drug addiction is a physical disorder with profound emotional ramification and dimensions. More than 7 million Americans are dependent on some type of illicit drug or misused medications. इलिसिट ड्रग्स होती हैं जो इलीगल होती हैं, तो अब उन्होंने अपने बता दिया कि 7 मिलियन अमेरिकन जो है वो इस चीज़ के आदी हैं, मिसयूज मेडिकेशन जो जिनको मना किया गया और इलीगल मेडिसिन जो है या ड्रग्स जो है आगे मेरी कॉल कट गई थी, वो कॉल आ रही थी इस वजह से इंटरनेट कनेक्शन जो था वो नहीं हुआ। Yes ma'am. मैम वो दोबारा रिवाइज कर दें। एक सेकंड, मैं वही बता रही हूँ कि इलीगल ड्रग्स का यूज जो है ना बहुत ज्यादा है, और मिस यूज मेडिकेशन वो होती हैं जो अक्सर आपने देखा होगा अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं
तो जब कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसके बारे में वो मेडिकल स्टोर वाले भी पूछ रहे होते हैं आप किसके लिए लेके जा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हर एक के इस्तेमाल के लिए नहीं होती, और हम लोग अपनी तरफ से इसमें विटामिन भी आ जाते हैं। अक्सर विटामिन की मेडिसिन ऐसी हैं जो हर एक के इस्तेमाल के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग अपने तौर पर डॉक्टर बन के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो वो इनको पूछने का मकसद ये होता है कि ले जा किसके लिए रहे हैं। और इसमें नींद की गोलियों के बारे में भी वो पूछते हैं, अगर हाई इंटेंसिटी के आप लेके जा रहे हैं तो वो लाजमी पूछते हैं कि कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रहा कोई, या बाकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है इसको मेडिसिन, तो इसलिए वो पूछते हैं। नेक्स्ट पढ़ दो मैम, स्लाइड्स शो नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट। अब शो हो रही? Yes, ma'am. Despite recent declines in use, the United States has one of the highest rates of adolescents illicit drug use of any industrialized nation. तो उन्होंने वही स्टडी और फिर उसका कंपैरिजन किया हुआ है। आगे बढ़ दो। In modern Western society, substances use is an easy way of adolescents to satisfy the normal developmental need to take risks and seek thrills. अब उसमें उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न सोसाइटी में मोस्टली वही जो मैंने बताया कि फ्रेंड्स कह रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि भाई अगर कूल लगना है तो तुम्हें स्मोकिंग करनी चाहिए, ये चीज़ है, ये एडवेंचर है, नई से नई चीज़ें ट्राई करो, ड्रग्स लो, तो अगर ये नहीं ट्राई किया फिर तुमने ज़िंदगी क्या जी। इस तरह की जो है ना चीज़ें, वो एक फैशन बन चुका हुआ है, इसलिए भी जो है वो यूथ जो है इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ में। अब आगे भी ये स्टडी ही है, इसको भी अभी टाइम थोड़ा है, तो इसको भी मैंने कहा अगर टाइम हो तो हम इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर दें। इसमें यही बताया गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें जिसको आगे डिवाइड किया गया था 8 से लेकर 12th ग्रेड तक, ठीक है उसमें। और ये वो स्टडी थी जिसमें पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो इन्वॉल्व थी, और उनको 3 से 4 तरह की बुकलेट्स दिए गए थे, और जिसको पूरे फैमिली के लिए जो है ना उसको फिल आउट करना था, स्पेशली उन मेंबर्स का, जैसे अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई ड्रग एडिक्ट है तो उस स्टडी में आपको पूरे घर वालों का उसके ऊपर क्या असरअंदाज हो रहा है उस बंदे के बिहेवियर से, और आप लोग कितना डिस्टर्ब है। तो इस तरह की स्टडी थी जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, और उसके रिजल्ट्स बताए गए हैं। तो अगर आप लोग जब ये स्लाइड मिले तो एक बार पढ़ लेना, आपको मजीद जो है ना नॉलेज में इजाफा होगा, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी मेरा मकसद आपको ये बताना था कि सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज का क्या फायदा और नुकसान होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें भी स्टडी ही है कि हाउ एक्सटेंसिव इज अल्कोहल यूज बाय यूएस एडोलेसेंट, कि यूएस में किस हद तक जो है ये इन्वॉल्व हो चुका है सारा कुछ, और वो किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं कि बच्चे जो है उनको इजीली ये चीज़ अवेलेबल ना हो। इसको भी स्किप कर देते हैं। फिर बिंज ड्रिंकिंग का बताया गया है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व है, और इसका वजह क्या होती है कि या तो ब्रेकअप हो जाए या कोई ऐसा मतलब कोई एम लाइफ का है वो पूरा नहीं हुआ, तो जो है यूथ जो है वो बिंज ड्रिंकिंग करके जो है अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है। अब इसमें हाँ जी पढ़ दो। A special concern is when adolescents drink and drive. In the University of Michigan monitoring the future study, 30% of high school seniors said that they had been in a vehicle with a drug or drinking driver in the past 2 weeks. यानी वहाँ ना एक फैशन बन चुका हुआ है, जिसमें एक स्टडी की गई थी कि स्पेशल कंसर्न तब लिया गया अल्कोहल पे, पहले तो वहाँ पे क्योंकि उनके तो मजहब में भी ये है, लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि वहाँ एक फैशन बन चुका है कि अगर आप नौजवान है, यूथ है, और आपने स्मोकिंग नहीं की, आपने ड्रग यूज नहीं की, और ड्रग यूज करके व्हीकल नहीं चलाई, कोई आपने मतलब स्पीड कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं की इस तरह की कि आपके फ्रेंड्स और आपने एडवेंचर नहीं किया, तो आपने जिंदगी जो है उसका मजा नहीं लिया। तो ये था, ये 30% जो थे ना वो एक स्टडी करवाई गई थी 2008 में, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग 30% स्कूल सीनियर्स जो थे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसके बाद स्मोकिंग आ जाता है सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज में। 3 चीज़ें हम लोगों ने बात की है सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज में, एक तो स्मोकिंग, इसमें दूसरा ड्रग्स, जिसमें घर में मौजूद ड्रग्स जो है मेडिसिन, उसकी क्या हमारे ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ड्रिंकिंग की। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज में, जिसमें अगर हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड को देखें तो हमारे यहाँ मेनली जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग वो वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने घर में मेडिसिन का बॉक्स रखा है और हम सब एक ही मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसको हम आज से अवॉइड करना शुरू कर दें तो हम लोग
बहुत से जो है ना सेहत जो हमारे अनहेल्थी लाइफस्टाइल उससे बच सकते हैं। ठीक है, बाकी स्मोकिंग भी है तो आम ही, लेकिन कहीं पे इसको कम भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अब ये भी एक आम सा फैशन बन चुका है। थर्ड थिंग अल्कोहल, वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन इतना इसको फ्रीडम ज़्यादा तरीके से नहीं फॉलो करते लोग, मगर ये भी है और ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बाकी ये भी स्टडी है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। मैम जब हम प्रिपेयर करेंगे तो स्टडीज की सारी हम नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए है स्टडीज। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें बताई होती है ना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना अपना, तो ये भी ऐसे ही है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, बाकी आपसे स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। यस मैम। फिर इसके बाद है रोल्स ऑफ डेवलपमेंट, पेरेंट्स, पीयर्स एंड एजुकेशन। अब इसका यहाँ पे क्यों मैंने जिक्र किया है, वो इसलिए किया है कि जितना हम लोग जो है ना सेमिनार्स करवाएंगे उतना ही बच्चों को अवेयरनेस मिलेगी। अगर हम सेमिनार नहीं करवाएंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे कि सिगरेट क्या है, जो है हार्श ड्राइविंग क्या होती है, और जो हमारे घर में जो ड्रग्स है इनका यूज क्या है, पेन किलर्स का कितना इस्तेमाल हमने करना है, कितना नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के सेमिनार हम लोग करवाएं तो इससे क्या है, हम लोग बहुत सी जो है ना अनहेल्दी हैबिट से बच सकते हैं। इसमें वही सारा कुछ जिक्र किया गया है, इसको भी हम आगे स्किप कर देते हैं। फिर है व्हाट कैन फैमिलीज डू टू रिड्यूस ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन यंग एडोलेसेंट्स। इसमें भी उन लोगों ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हुई है, वो भी यूएस के लिए है, इसको भी इतना कोई खास आपने नहीं करना। हाँ, इसमें हम लोग अपने तौर पे ये बता सकते हैं कि जितना पेरेंट्स जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे, जितना वो अपने घर का एक माहौल सेटअप रखेंगे, कि लिमिटेशन रखेंगे कि कब किस उम्र में बच्चों को कौन से गैजेट्स देने हैं, कितना एक्सपोजर देना है, तो उतना ही फायदेमंद होगा। अब इसमें भी एक स्टडी का जिक्र किया गया है, वो भी आप लोग जब टाइम मिले तो पढ़ लेना, अदरवाइज को स्किप कर देना। फिर आते हैं व्हाट आर हेल्थ इश्यूज। एक सेकंड, हाँ जी, ये पढ़ दो बोलिएगा। Road traffic injuries were the leading cause of death among adolescents in 2016. Other major causes of adolescent deaths include suicide, interpersonal violence, HIV/AIDS, and diarrhea diseases. Half of all mental disorders in adulthood stage by age 14, but most cases are undetected and untreated. अब इसमें ये बताया गया है कि जो हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया है कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, और वो जो एडल्ट की डेथ का जो कॉजेज है, मोस्टली जो है ना अब 14 साल की उम्र से ही डिप्रेसिव सिम्टम जो है ना बच्चों के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, गैजेट्स आ चुके हैं बच्चों के हाथ में, उन्हें वक्त से पहले बहुत सी चीज़ों का पता चल गया है, जिसकी वजह से अगर वो क्वेश्चनिंग फैमिली से कोई क्वेश्चन करते हैं तो बजाय हमारी फैमिली में क्या होता है, डांट डपट के मुंह बंद करवा देते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो इससे क्या होता है, उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, और इससे क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे घर का जो फर्द है वो उसकी मेंटल स्टेट कहाँ तक जा चुकी है, और वो कंफ्यूजन और उसमें जो है वो समटाइम गलत रास्तों की तरफ भी निकल जाते हैं। छोटी उम्र में बच्चे बहुत सी चीज़ों की तरफ जो प्रोहिबिटेड है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग खुद बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, तो फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ का पता चल जाए। फिर ये वही कुछ और कॉमन कॉजेज बताए गए, जिसमें इंजरीज आ जाती है, मेंटल हेल्थ है, वायलेंस है, न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज और अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, ये हम लोग ऊपर जो है वो जिक्र कर चुके हैं। वायलेंस में आ जाता है, वायलेंस क्यों होता है और इंजरीज क्या हो सकती हैं, वो भी मैंने बता दी है कि समटाइम्स दोस्तों के आपस में लड़ाई में इंजरी हो जाती है, जो कि अनइंटेंशनल इंजरी कह सकते हैं। और इंटेंशनल इंजरी क्या होती है, कोई दोस्त बदला लेना चाह रहा है कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं इसको बताऊंगा, इस तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। फिर मेंटल हेल्थ में वही एंजाइटी डिप्रेशन का जिक्र है। वायलेंस में भी वही आ जाता है कि स्कूल में जो है ना नींद पूरी नहीं है तो आपके अंदर वो एग्रेशन का लेवल ज़्यादा होता है। फिर समटाइम्स आप अपने पुलिस के साथ या फेलोज के साथ इस तरह की किसी किस्म के जो है डिस्प्यूट में आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, इसको बस ये जस्ट जो है ना ये चीज़ें आपने अपने वर्ड्स में बता देना है, कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। यस मैम। इफेक्ट्स ऑन फिजिकल इमोशनल हेल्थ, ये भी माइनर है, इसको पढ़ लेना, वही कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। जब हम लोग सेम आसान सी बात है, हेल्थी लाइफस्टाइल है तो उसका फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट है, और अगर अनहेल्थी लाइफस्टाइल है तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे जो है उसका इफेक्ट नेगेटिव है। यस मैम। ये अब आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल साथ देना छोड़ दी है, आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर आपको स्टार्ट में बता दूंगी अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं, वरना ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ के खुद ही अंदाजा हो जाएगा।
जी मैम। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई है, वो क्या हो सकते हैं वो आपको मैंने बता दिए हुए हैं। वही लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लें। और इसके अलावा और क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। 2 तरह की ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया मैम में बस आप लोग कर देना, ये मैम वो पढ़ा इंटरेस्टिंग हुआ है है मैम, मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं वैसे ही बता देती हूँ ना, ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि नेक्स्ट में ओके फिर आपके मैम। लिए नेक्स्ट स्लाइड्स बनी हुई है ना। अब हमारे हम लोग भी बाउंड है कि एक लेक्चर में सारी स्लाइड्स पढ़ा दें। अब इतना टाइम नहीं होता, तो जितना टॉपिक पढ़ाते हैं उसको आपने कवर कर लेना। बाकी का जो है ना, कुछ आप लोगों ने खुद भी मेहनत करनी है नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, तो यस उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर ओके अटेंडेंस लगा लेते हैं, 8 मिनट रह गए। मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम मैंने पूछना था कि जैसे सब्सटेंसेस हैं बहुत सी जो हमें बैन करती गई हैं, लेकिन वेस्टर्न जी कंट्रीज में ये है कि वो वहाँ पे खुली फ्रीडम